इस टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हैरोल्ड और डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हैरोल्ड कौन था और डोमर कौन था, क्योंकि हैरोल्ड और डोमर का मॉडल जो है आर्थिक वृद्धि का एक साथ पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? एक साथ पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। तो वो तो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैरोल्ड कौन था और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, संक्षेप में, शॉर्ट में, कि डोमर कौन था। तो जो हैरोल्ड था वो इंग्लैंड का रहने वाला था, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, वहां का रहने वाला था। और इंग्लैंड के ही अंग्रेज हमारे देश में आए थे और जिन्होंने हमारे पूर्वजों की पिटाई भी की थी। ओके। दूसरा है डोमर। डोमर जो था वो अमेरिका का रहने वाला था, जो अमेरिका आज विश्व का दादा बना हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों अर्थशास्त्री अलग अलग देशों के रहने वाले थे। लेकिन इन दोनों के मॉडल को हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं? इनके मॉडल को हम एक साथ इसलिए पढ़ते हैं कि दोनों ने एक जैसा विचार दिया। दोनों ने एक ही जैसा विचार दिया, इसलिए इन दोनों के मॉडल को एक साथ पढ़ा जाता है। 99% इनका जो मॉडल है दोनों अर्थशास्त्रियों का एक समान है। 1% है कि जो अलग है। तो इसलिए समान होने के कारण दोनों के मॉडल को अलग अलग पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन आगे चलकर हम वीडियो में क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ता चला जाएगा तो हम हैरोल्ड को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जो विचार है थोड़ा सा अलग है और डोमर का भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन अंतिम लक्ष्य दोनों का एक ही है। तो इसलिए दोनों के मॉडल को एक साथ पढ़ा जाता है। और कौन सा मॉडल दिया उन्होंने? आर्थिक वृद्धि मॉडल। और किसकी वृद्धि करनी है? इसका जो वृद्धि मॉडल दे रखा है इन दोनों का, वह है विकसित देशों के लिए, अमीर देशों के लिए, पूंजीवादी देशों के लिए, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, जर्मनी, ये, ठीक है, इन देशों के लिए इसका या इनका मॉडल है। अब बात करते हैं कि जो हैरोल्ड और डोमर का वृद्धि मॉडल है वो क्या बतलाता है। वह बतलाता है कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश किस दर से किया जाए, यानी कि निवेश किस दर से किया जाए कि सतत विकास। इन्होंने बात की कि स्टेडी ग्रोथ की बात की इन्होंने, कि सतत विकास लगातार चलता रहेगा। निवेश की वो कौन सी दर हो कि जिससे कि क्या हो कि सतत विकास लगातार चलता रहे, आर्थिक उतार चढ़ाव ना आए। क्योंकि विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या होती है आर्थिक उतार और चढ़ाव की। उतार और चढ़ाव, एक बार अर्थव्यवस्था बूम कर जाती है, ठीक है, तेजी से चढ़ती है, विकास होता है, और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसे मंदी कहते हैं। तो तेजी आ जाती है और फिर मंदी आ जाती है। ओके। तो तथा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक पूर्ण रोजगार बना रहे। तो यहां से हमारी स्टार्टिंग होगी लिखने की। तो कुल मिलाकर जो ये विचार है हैरोल्ड और डोमर का, यह विचार इन्होंने लिया है कीन्स से। अंतर क्या है? कीन्स का जो विचार है, जो उसने रोजगार का सिद्धांत दिया है, वह स्थैतिक विचार है, ठीक है, और इनका जो विचार है वो प्रावेगिक विचार है, डायनेमिक विचार है। ओके। जो बदलती हुई अर्थव्यवस्था के साथ सेट होता रहता है। लेकिन जो कीन्स का विचार था वो अल्पकालिक है, क्योंकि 1930 में जो मंदी आई थी उसको तो क्या करना था, जल्दी खत्म करना था। तो इसलिए उसने अपना अल्पकालीन विचार दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि कीन्स ने विचार दे दिया और रोजगार पूरी कंट्री के अंदर जितने भी देशों में मंदी फैली थी सब में रोजगार आ गया, पूर्ण रोजगार, ठीक है, सब विकास करने लगे और उसके बाद विकास करते गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूंजीवादी देशों में वही है कि उतार चढ़ाव या आर्थिक उच्चावचन आते रहते हैं। कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कभी अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जितना उत्पादन है उतना ही क्या होना चाहिए, मांग भी होनी चाहिए। तब कहते हैं संतुलित आर्थिक विकास। ओके जी। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट भी रोजगार का ही सिद्धांत है। ओके। हैरोल्ड और डोमर का जो मॉडल है आर्थिक वृद्धि मॉडल में ये बात की गई है कि किस प्रकार से हम विकास करेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो बात की वो की सतत विकास की, स्टेडी ग्रोथ की बात की इन्होंने। ऐसा नहीं कि विकास ऊपर गया 5%, ठीक है,
अगले साल आ गया 2%, ठीक है, फिर धीरे धीरे चढ़ा, फिर 3%, फिर 3.5%, फिर 4% और सीधे फिर 1% पे आ गया। तो इस प्रकार का जो विकास है वो इस प्रकार के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे सतत विकास की। यदि विकास 5% से हो लेकिन वो चलता रहे लगातार, इसलिए इनका जो विचार है वो दीर्घकालिक विचार कहलाता है। कि मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, अरे 20 30 40 50 60 साल तक चल रहा है, वो विकास की दर लगातार चलती रहनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। और जब एक ही दर से हम आगे विकास करेंगे, ठीक है, ऊंची आर्थिक दर से आगे बढ़ते चलेंगे तो क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा, उत्पादन बढ़ेगा, देश क्या होगा, आगे की तरफ क्या करेगा, तरक्की करेगा। तो इसलिए ये आर्थिक उतार चढ़ाव को रोकना चाहते थे, अर्थात मंदी को रोकना चाहते थे कि मंदी ना आए। ओके जी। और अर्थव्यवस्था में जब मंदी नहीं आएगी, सतत विकास लगातार चलता रहेगा, तो दीर्घकालिक पूर्ण रोजगार बना रहेगा देश में। ओके, ये बात इन्होंने कही। तो इस प्रकार से ये वाला बात इसको याद रखना आपने। ओके जी, आगे बात करते हैं। हेरोड और डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल अलग अलग है। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं कि दोनों का वृद्धि मॉडल अलग अलग है, इसको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। ओके, लेकिन दोनों का उद्देश्य समान है भाई। दोनों का उद्देश्य क्या है, समान है। और समान होने के कारण दोनों का मानना था कि सतत आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब लगातार विकास करना है तो क्या चाहिए भाई, पैसे इकट्ठा करने हैं, बचत करनी है, ठीक है। जब पैसा ही नहीं होगा तो विकास कहाँ से करोगे, कहाँ से फैक्ट्री लगाओगे, कहाँ से रोड बनाओगे, कहाँ से स्कूल बनाओगे, कहाँ से कॉलेज बनाओगे, कहाँ से ट्रेन बनाओगे, कहाँ से जहाज बनाओगे। इसलिए इन्होंने बात की कि सतत आर्थिक वृद्धि के लिए पूंजी का संचय करना है भाई। पूंजी बचत की बात की इन्होंने, ठीक है। और जब बचत होगी तो तब क्या होगा, उसी पैसे का निवेश होगा। ओके जी, जब बचाएंगे तभी तो कुछ चीज को बनाएंगे। कि माना बात, मेरे पास 1 अरब रुपया है, मेरा बचा रखा है, कमा रखा है, ओके जी, सब खाने पीने के बाद, और 1 अरब रुपए मेरे पास बच जाता है, तो तभी तो मैं कोई फैक्ट्री को लगा सकता हूँ। तो जब मैं फैक्ट्री लगाऊं वो निवेश होगा। तो 1 अरब जब बचत होगी तो उसी बचत का जो पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा फैक्ट्री को बनाने में, वो निवेश कहलाएगा। ओके जी, इसलिए इनका जो होता है कुल मिला के S इज इक्वल टू आई होना चाहिए। बचत बराबर निवेश का कॉन्सेप्ट है कि ये संतुलित क्या होगा, आर्थिक संतुलन होगा। यहाँ पर अर्थव्यवस्था पूर्ण संतुलन में, अर्थात बचत और निवेश जब अर्थव्यवस्था में हर समय बराबर होंगे, औसत रूप से, कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब अंत में आएगा वर्ष में तो दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो तब जाके अर्थव्यवस्था क्या होगी, दीर्घकालिक पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी, ऐसा हेरोड और डोमर ने कहा। ओके जी, अब आगे बात करते हैं निवेश, क्योंकि यहाँ पे बात कर चुका हूं कि S इज इक्वल टू आई होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ओके जी, यदि बचत कितनी है, 500 रुपये है, पहले बता चुका हूँ उदाहरण के द्वारा, अब दूसरी बार भी समझा रहा हूँ, और 500 रुपये ही निवेश हो जाता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। लेकिन कब होंगे, जब बचत होगी भाई 500 रुपया, जब बचत होगी तभी तो पैसा किसी फैक्ट्री को खड़ा करने में लगाएंगे, रोड को बनाने में लगाएंगे, और बचत ही नहीं करेंगे, सब खा पी दिया, हो गया, ठीक है जी, और जब संकट आ गया तो बेटा मर गए। तो ऐसे देश के साथ भी होता है। ओके, निवेश का द्वैत प्रभाव, अर्थात जो हेरोड और डोमर था उनका क्या कहना था कि जब निवेश किया जाता है तो उसके द्वैत मीन्स होता है, दो प्रभाव होते हैं, ठीक है, दो परिणाम आते हैं उसके। जब किसी राशि का यदि पैसा लगाया जाता है, ओके, अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं कि एक ही चीज बनती है, सड़कें भी बन रही है, रेल मार्ग भी बन रहा है, बंदरगाह भी बन रहा है, तमाम प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके दो प्रभाव होते हैं, द्वैत, द्वैत मीन्स क्या होता है, दो दो प्रभाव बताए उन्होंने। अब क्या क्या प्रभाव होते हैं जी, यदि निवेश किया जाता है, 50 अरब रुपए निवेश किया जाता है तो क्या प्रभाव होगा, उन्होंने क्या कहा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। एक है आय में वृद्धि, आय बढ़ेगी भाई, किसकी, लोगों की आय बढ़ेगी, मतलब देश की आय बढ़ेगी। देश में कौन रहता है, लोग रहते हैं, तो लोगों की आय बढ़ेगी।
तो जब आय बढ़ेगी तो इसे कहते हैं मांग प्रभाव। क्या कहते हैं इसको? मांग पक्ष या मांग प्रभाव कहते हैं। ओके, मांग बढ़ेगी ना वस्तुओं की, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ और यदि मांग ही नहीं बढ़ी तो क्या करना है? तो जब पैसा आता है तब आदमी क्या करता है? बाजार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है, तो वही तो होता है मांग। ठीक है, ये मांग प्रभाव कहलाएगा। किसका? निवेश के प्रभाव में पहला ही होगा, हेरोड और डोमर के अनुसार। दूसरा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि अर्थात उत्पादन की जो क्षमता है, माना बात वो 50 लाख टन है, वो क्या हो जाएगी? 60 लाख टन, 70 लाख टन, 80 लाख टन, बढ़ती चली जाएगी। ओके, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, इसे कहते हैं पूर्ति प्रभाव, क्योंकि उत्पादन उत्पादन में क्या है? वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, तो उसे बोलेंगे क्या? पूर्ति प्रभाव। या पूर्ति में आएगा और ये आएगा मांग में। ओके जी, अब देखिए ये जो पहला वाला है आय प्रभाव या आय में वृद्धि वाला मांग पक्ष, क्योंकि किन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रभावी मांग। उसने कहा कि क्या करना है? मांग को बढ़ाना है यदि मंदी को दूर करना है। ओके जी, तो उसने केवल किस पे ध्यान दिया? उसका जोर था किसमें? मांग पक्ष पर, किन्स का। और जो पूर्ति पक्ष पर जो ध्यान था वो किसका था? वो था जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। तो दोनों ने, इसका जोर था कि मांग को बढ़ाना है, इनका जोर था कि पूर्ति को बढ़ाना है। ठीक है, और हेरोड और डोमर ने क्या किया? इन दोनों विचारों को एक साथ मिला दिया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया। ओके, और तब जाके उन्होंने अपना आर्थिक वृद्धि का मॉडल दिया। ओके, क्योंकि दोनों चीजें अर्थात उत्पादन क्षमता भी बढ़नी ही चाहिए। ओके जी, और जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। ओके जी, तो इन दोनों को अर्थात मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को दोनों एक साथ मिलाने का जो काम किया वो हेरोड और डोमर नामक दोनों अर्थशास्त्रियों ने किया। ओके जी, क्योंकि अलग अलग पक्षों का हम यदि अध्ययन करते रहें तो इनका मानना था कि हम सतत विकास, जिसे कि दीर्घकालिक विकास कहते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इन चीजों को आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, नोट्स ही हैं। ठीक है जी, बस कुल मिलाकर यह किन्स का, क्योंकि हम इसको उसमें भी पढ़ा चुके हैं आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में, लेकिन उस पे जो पूरा फोकस था उसमें बहुत सारे बिंदु थे। उसमें ये भी था कि एस बराबर आई होना चाहिए, लेकिन किन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है वो पूरा का पूरा बचत बराबर निवेश होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? बचत बराबर निवेश होना चाहिए। तो पहले बताया कि बातें तो किन्स ने बताई, लेकिन किन्स ने केवल अल्पकाल के लिए सॉल्यूशन बताया था, मंदी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर अगली समस्या विकसित देशों में शुरू हो गई, उन देशों में। तो फिर इन्होंने सोचा भाई ऐसा ही चलता रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें एक ऐसी वृद्धि दर को प्राप्त करना है, ठीक है, कि जो लगातार चलती रहे, जिसे उन्होंने कहा सतत विकास। क्या बोला? सतत विकास। तो जब हेरोड और डोमर ने अपना मॉडल दिया आर्थिक वृद्धि का, किस प्रकार से हम आर्थिक वृद्धि करेंगे, ये तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं और न बताया, केवल हमें मुख्य बातें बता रहे हैं आपको। ओके जी, वो तो बाद में बताई जाएंगी, लेकिन इनका वृद्धि मॉडल कुछ बातों पर आधारित है। जब भी हम कोई मॉडल पढ़ाते हैं तो वो कुछ बातों को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐसे हेरोड डोमर मॉडल में आता है, देखिए, जिसे कहते हैं मान्यताएं, कि हेरोड और डोमर का मॉडल कब काम करेगा? कि जब ये जो सारी मान्यताएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनका पालन किया जाएगा। तो ये मान्यताएं आपने याद करनी है। पहला क्या है? पूर्ण रोजगार। इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया वो पूर्ण रोजगार से स्टार्ट किया। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहता है। ठीक है जी, और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से आगे की तरफ इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है। ओके जी, तो पूर्ण रोजगार से शुरू करते हैं। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इनका क्या मानना है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उत्पादन से लेकर, ठीक है, और सेवाओं का उत्पादन है, जब वस्तुओं का है, अर्थात मांग पूर्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। अर्थात सरकार जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका उत्पादन नहीं करती है। वस्तुएं सेवाएं जो बनाई जाती हैं, जो लोग हैं देश में, वो अपने पैसे से खुद बनाते हैं। ठीक है जी, खुद कमाते हैं। यही तो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की तरह कि सड़क किसने बनानी है, हमारी सरकार ही बनाएगी।
गाँव का रास्ता कौन बनाएगी? सरकार ही बनाएगी। ओके जी। गाँव के रास्ते की पगडंडियाँ कौन बनाएगा? गाँव का प्रधान बनाएगा। झाड़ियाँ हो गई तो कौन करेगा? काटेगा, ठीक है? उसको प्रधान काटेगा, हम नहीं काटेंगे भाई, ठीक है? तो इस प्रकार से होता है कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता था, यहाँ सब कुछ लोग ही करते हैं भाई। ये तो अच्छी बात है, सभी काम जो है लोग ही कर रहे हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है, क्योंकि इन्होंने बताया पूंजी उत्पाद अनुपात, क्योंकि उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। ओके जी। अब देखिए पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है। माना कि यदि हम क्या कर ले 5 और 1 का अनुपात बना ले, अर्थात यदि 5 वस्तुओं का उत्पादन करना है, ठीक है, 5 वस्तुएं बनानी है माना, तो उनके लिए चाहिए कितना? 1 रुपया, ठीक है। 5 वस्तुएं बनाने के लिए 1 रुपया चाहिए, तो ये अनुपात मान लेते हैं, ठीक है, इतना रहेगा। तो इस प्रकार से 5:1 अर्थ हुआ कि 5 वस्तुओं को बनाने के लिए हमें 1 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो 10 वस्तुओं को बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 रुपये की पड़ेगी। तो 20 के लिए कितनी पूंजी? उत्पाद अनुपात को स्थिर मान लेते हैं, ठीक है। 5:1 या ठीक है 10:4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ये मानकर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूंजीवादी बंद अर्थव्यवस्था रहती है। इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए ही अपना मॉडल दिया है, लेकिन बात की है कि जो देश की अर्थव्यवस्था रहती है वो बंद रहती है, ठीक है जी, बंद रहती हो। जैसे नहीं कहते हैं कि आज हड़ताल के कारण पूरा बाजार बंद रहेगा, बैंक बंद रहेंगे, ऐसा नहीं है। बंद होने का अर्थ, बंद होने का अर्थ है कि जो देश है वो किसी भी देश से आयात निर्यात कुछ नहीं करता है, जितनी भी वस्तुएं अपने देश में ही बनाते हैं, ठीक है, अपने पर निर्भर हैं, विदेशों को ना कुछ बेचते हैं ना विदेश से कुछ खरीदते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए भाई, ठीक है। यदि ऐसी नहीं होगी तो फिर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो अगले ढंग से काम करेगा या ना करेगा। अगला है समाज की अपेक्षित बचतें तथा वास्तविक बचतें समान होती हैं। अब इन्होंने बचत की बात की कि जो समाज की बचत है, समाज कहाँ रहता है? देश में रहता है। समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो उनकी जो क्या है अपेक्षित बचतें, मतलब जितना बचत करना चाहते हैं, मैंने सोचा भाई कितना बचत करूंगा, 5 रुपया, ठीक है, साल भर में 5 रुपये बचत करूंगा, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन बचा पाया 3 रुपया। तो ये अपेक्षित बचत होगी और ये क्या होगी? वास्तविक बचत होगी, अर्थात जो मैंने वास्तव में 1 साल में बचाया है। तो इनका क्या कहना है कि समाज की अपेक्षित बचतें और वास्तविक बचतें बराबर होती हैं, अर्थात जितना सोचा जाता है उतना ही बचत होती है। अर्थात 3 रुपये सोचा तो 3 रुपया ही बचत होगी, सपना नहीं देखना है। क्या बोला इन्होंने? सपना नहीं देखना है कि 1000 रुपये का सपना देखा कि साल भर में 1000 रुपये बचाऊंगा और अंत में चला कि 1 रुपये बच रहा है। ओके, इसे कहते हैं दूसरे रूप में कि हमारा एपीएस जो होगा वह एमपीएस के बराबर होगा, ठीक है, कि जो हमारी यहाँ पर एपीएस है औसत बचत प्रवृत्ति, वह सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं कि अपेक्षित बचतें और वास्तविक बचतें बराबर होनी चाहिए। इस रूप में भी इसको पढ़ा जा सकता है। ओके जी, कितना 100 रुपया हो गया तो 100 रुपया हो गया, ऐसे ही मान के चल लो। अगला है उत्पादन का उद्देश्य संतुलन स्थापित करना है, कि देश में जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं सेवाओं का, उसका उद्देश्य क्या है? संतुलन, इक्विलिब्रियम स्थापित करना है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में संतुलन लाना, अर्थात जितनी पूर्ति हो रही है उतना ही मांग हो जानी चाहिए। जितना वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उतनी सब लोगों के द्वारा खरीद ली जानी चाहिए भाई, ठीक है, ये इनका कहना है। अगला देखिए, विनियोग की दर उत्पादन व आय की दर पर निर्भर करती है, अर्थात विनियोग की दर, जो इन्वेस्टमेंट जिसे निवेश कह रहे हैं उसको विनियोग भी कहा जाता है। तो विनियोग की जो दर है, विनियोग की दर कितनी है भाई? 5% है, 6% है, 2%, जो भी उन्होंने माना। तो विनियोग की दर क्या करती है, किस पर डिपेंड करती है? उत्पादन व आय वृद्धि में, कि उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आय बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा? विनियोग बढ़ेगा। और उत्पादन ना बढ़ेगा, उत्पादन ही घट गया, ओके जी, तो फिर क्या होगा? आय भी घटेगी। तो आय घटेगी तो बचत भी घटेगी, और बचत घटेगी तो विनियोग भी घट जाएगा, मतलब सब चीज घटेगा, एक इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है। अगला देखिए, इनका अगली मान्यता क्या है?
मूल्य स्तर और ब्याज की दर स्थिर रहती है। मूल्य स्तर, औसत मूल्य स्तर की बात की उन्होंने, माना कि मूल्य स्तर 5% है तो यह स्थिर बना रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, बस 5 है तो 5 ही रहेगा भाई। ओके जी। ब्याज की दर क्या है, 3% है, वो भी स्थिर रहेगी, ये भी इन्होंने मान लिया कि 3% स्थिर रहेगी, 3 से 4 5 कुछ नहीं होगा ना, नीचे जाएगी। इतना ही आपने याद रखना है। अगला है पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास नहीं होता है। मतलब पूंजीगत वस्तुएं कौन है भाई, कि पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं कि जो कि उत्पादन में सहयोग देती हैं। और जैसे मशीनें लगी हुई हैं, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन मशीनों में क्या होती है, लंबे समय तक घिसावट नहीं होती है, खराब नहीं होती हैं भाई, खराब नहीं होती हैं, वो बहुत पक्की है, बहुत मजबूत है, उनमें घिसावट नहीं होती, चलती रहे। ठीक है, ये इन्होंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मूल्य ह्रास नहीं होता है भाई। 50,000 की मशीन है तो बस यदि उसने 25 साल तक काम करना है, कोई मरम्मत नहीं, चलती रहेगी चलती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठा हुआ है। अगला है पूंजी संचय, कि पूंजी का संचय करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पूंजी को क्या अर्थ, हम बचत करेंगे, बचत करो बचत करो बचत करो। ठीक है, हमारे घर में भी कहते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि बचत करनी है भाई। क्यों करनी है, तभी तो तुम भविष्य में जब बचाओगे तो बड़े बड़े काम कर पाओगे। अरे बड़े काम क्या होते हैं आम आदमी के पास, कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बड़े हो गए तो उनकी शादी करनी है, ठीक है, ये घर बनाना है, यही तो रहता है। लेकिन देश के पास तो क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हमारे पास थोड़ी काम है कि हमें सड़क बनानी है, ठीक है जी, हमने कोई बंदरगाह बनाना है अपने लिए पर्सनल, या हवाई अड्डा बनाना है, ऐसा हमारा नहीं होता है। तो पूंजी संचय, पूंजी को बचाना है, जिसे हम बचत कहते हैं। ओके, अगली मान्यता क्या है, आइए, यदि पूंजी संचय नहीं करेंगे, देखो भाई ये जो सारी मान्यताएं हैं, यदि ये नहीं होंगी तो हैरोल्ड और डोमर का जो मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। तब काम नहीं करेगा जब हमारा गाड़ी है 4 पहिए की, ओके जी, और उसका 1 पहिया निकाल दिया, ओके, तो गाड़ी नहीं चलना है 4 पहिए पर, ओके। हम उसको 3 पहिए पर बात करेंगे, चल, तो नहीं चलेगी। ओके, 4 पहिए के लिए तो 4 ही पहिए चाहिए उसको भाई, वो टेम्पो नहीं, वो 3 पहिए वाला है, वो 3 में ही चलता है। तो कुल मिलाकर पूंजी संचय बहुत जरूरी है। ओके जी। अगला है वास्तविक बचत और वास्तविक जो निवेश है, ये भी बराबर होता है भाई। जो वास्तविक बचत है, वास्तविक बचत क्या बोला, जो हमने, ये देश क्या करता है, 1 साल में पूरा बचा लेता है। कितना बचाता है भाई, 1 रुपये बचाता है, ज्यादा छोड़ो, 1 रुपये बचाता है। ठीक है, 1 रुपये को 1 अरब मान लो, ठीक है, 1 रुपये सॉल्ट के लिए कह रहा हूँ, सरलता के लिए कह रहा हूँ। और वास्तविक रूप से भी 1 ही रुपये निवेश होता है, तो भाई दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपेक्षित बचत और अपेक्षित निवेश, वो तो एक सपना होता है कि हाँ भाई अपेक्षित इतना होना चाहिए, ठीक है, और वास्तव में होता है कुछ। तो इसलिए इन्होंने कहा वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एजम्पशन या मान्यताएं आप याद कर लेंगे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक में जो अभी मैंने आपको बताया, ये हमने आपको बताया हैरोल्ड और डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल, उसका ये परिचय आ गया। ओके जी, ये सारी चीजें हमने इसमें आपको बता दी हैं, इधर मान्यताएं बता दी हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैरोल्ड का मॉडल। कौन सा मॉडल, आर्थिक वृद्धि का मॉडल क्या है, उसने आर्थिक वृद्धि मॉडल में कौन कौन सी चीजें बताई हैं कि जिसके आधार पर विकसित देश सतत विकास की ओर बढ़ सकते हैं।